डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आरिफ गज़लानी मुल्तान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज से हाज़िर खिदमत है सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स को पढ़ाने के लिए। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर का आगाज़ करें तो कुछ अहम बातें जो आपसे आपके गोशे गुज़ार करनी है। सबसे पहले मैं आपको फ़र्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट होने पे मुबारकबाद कहता हूँ। सेकंड ईयर हमारे लिए इस वक्त बहुत अहम है क्योंकि फार्मूला के मुताबिक जितनी मार्क्स हमने सेकंड ईयर में लेने हैं उतनी ही मार्क्स हमें फ़र्स्ट ईयर में मिलने हैं, और इन मार्क्स की जो रेशो होगी उसी के मुताबिक हमें प्रैक्टिकल में भी नंबर लेने हैं। तो इस लिहाज से ये है सेकंड ईयर का जो सवाल है हमारा, ये बहुत अहम है। नंबर 2, ये जो न्यू मोड है लर्निंग का और टीचिंग का, ये भी बहुत अहम है। इसमें आपको ज़्यादा सेल्फ़ ओरिएंट होना है, आपको ख़ुद अपने आप को एक्टिव करना है। आपने लेसन से सुनना है केयरफुली, और फिर उसके बाद बुक को केयरफुली पढ़ना है। फिर कोई समझ नहीं आई तो फिर लेसन सुनना है। इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम है तो टीचर हर वक्त आपकी कॉल पर मौजूद है। तो ये आप में एक एतमाद पैदा करेगा। एक वक्त था जब स्टूडेंट सेकंड नंबर पे चला गया था और पूरी की पूरी टीचिंग टीचर ओरिएंटेड थी। अब ये वहाँ से शिफ्ट होके स्टूडेंट ओरिएंटेड हो गई है। तो मेरे ख़्याल में हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए और इसके फ़वाइद हासिल करने चाहिए। डियर्स, एफएससी सेकंड ईयर में नंबर लेने के लिए दो चीज़ें अहम हैं। एक तो नॉलेज तो लाजमी बात है, वो हो बहुत ही अहम पार्ट है एजुकेशन का, कि हमने अपनी ग्रूमिंग करनी है, लर्निंग करनी है, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करके, अपनी लॉजिकल पावर्स को इंक्रीज़ करके। और नंबर 2, मार्क्स भी लेने बहुत ज़रूरी है। अब मार्क्स लेने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि पेपर का पैटर्न क्या है और उसे सॉल्व कैसे करना है। तो अभी मैं आपको ज़रा पेपर पैटर्न के बारे में बताने लगा हूँ कि ये पेपर पैटर्न क्या है। डियर्स, मार्किंग स्कीम एंड न्यू पेपर पैटर्न, ये है, आपने हेडिंग देखी है। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा एमसीक्यूज़ का है। ये टोटल 17 मार्क्स का होता है और इनमें एक ख़ास फार्मूला है जो पेपर सेटर ज़ेरे नज़र रखता है एमसीक्यूज़ को सिलेक्ट करने में। आपको नज़र आ रहा होगा कि चैप्टर 12, 14, 15, 16, 18, 19 एंड 21, इन चैप्टर में से पेपर सेटर 2 एमसीक्यूज़ हर एक चैप्टर में से सिलेक्ट करेगा। तो टोटल मार्क्स इसके तकरीबन 14 बनते हैं। इसी तरीके से चैप्टर 13, 17 और 20, ये 3 चैप्टर्स हैं। यहाँ से वो एक एमसीक्यूज़ हर चैप्टर में से सिलेक्ट करेगा। टोटल 3 एमसीक्यूज़ इन सेलेक्ट होंगे और इनके मार्क्स भी 3 होंगे। तो 14 और 3 टोटल एमसीक्यूज़ भी 17 और उनके मार्क्स भी 17। अब इससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन के हमें आंसर्स देने हैं। टोटल 33 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। आपको उनमें से 22 सेलेक्ट करने होंगे और हर शॉर्ट क्वेश्चन का 2 मार्क्स होंगे। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 44। तो इससे मुराद ये है कि सेक्शन 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, वो 44 वेटेज है उसका, और उसके टोटल जो क्वेश्चन हैं वो 3 क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि क्वेश्चन 2, 3 और 4। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन 2 नज़र आ रहा है। राइट शॉर्ट आंसर ऑफ 8 आउट ऑफ 12। इसके 16 मार्क्स होंगे
अब ज़रा इसमें देखिए कि फार्मूला क्या है शॉर्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट करने का। जो पेपर सेटर है वो कैसे शॉर्ट क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा। तो आप ये देखिए चैप्टर 12, 14 और 15, हर चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाएंगे और फर्दर इसकी डिवीजन क्या होगी। अगर सपोज़ 12 है, इनमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन सिलेक्ट होने हैं तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज से होंगे और 2 अननोन होंगे जो कि बुक से उसी चैप्टर की थ्योरी में से सिलेक्ट किए जाएंगे। सेम फार्मूला चैप्टर 14 के लिए होगा और इसी तरीके से 15 के लिए। तो टोटल इन 3 चैप्टर से 12 क्वेश्चन होंगे, आपको 8 करने होंगे और इनका वेटेज 16 मार्क्स होगा। नेक्स्ट आप आसानी के साथ चैप्टर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है राइट शॉर्ट आंसर ऑफ 8 आउट ऑफ 12। इनके कौन कौन से चैप्टर्स इसमें इंक्लूडिंग हैं 13, 16, 17 और 18। और फार्मूला क्या है 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज से और 1 क्वेश्चन चैप्टर की थ्योरी में से होगा जो कि अननोन होगा, अनसीन होगा। तो आपको यानी कि चैप्टर की थ्योरी को भी इंतहाई केयरफुली पढ़ना है। तो अगेन 8 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं तो इसकी टोटल वेटेज 16 मार्क्स है। आगे आइए चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 राइट शॉर्ट आंसर ऑफ 6 आउट ऑफ 9। अब ये चैप्टर कौन कौन से हैं, ये चैप्टर 19, 20 और 21 है। 19 में से 3 क्वेश्चन और तीनों के तीनों एक्सरसाइज में से, 20 में से 2 फ्रॉम एक्सरसाइज एंड 21 में से 2 फ्रॉम एक्सरसाइज एंड 2 फ्रॉम थ्योरी। तो आपने 6 करने हैं और ये 6 मल्टीप्लाई बाय 2 तो दैट इज़ इक्वल टू 12। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के जो टोटल मार्क्स हैं ये हमें वो मिलेंगे। अब आइए नेक्स्ट इसका तीसरा सेक्शन। पहला MCQ 17 मार्क्स का हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा सेक्शन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 22 टोटल शॉर्ट क्वेश्चन करने थे, मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, 44 मार्क्स वेटेज का हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं सेक्शन 3 की तरफ, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। स्क्रीन पे आप आसानी के साथ इनको देख सकते हैं और इसमें से है अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5। टोटल 3 क्वेश्चन करने हैं 5 में से और 3 क्वेश्चन का वेटेज है 8 हर एक क्वेश्चन का। 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24, यानी कि ये पूरे सेक्शन के मार्क्स 24 मार्क्स हैं। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, पेपर सेटर कैसे इनको सेलेक्ट करेगा, तो इसमें सेटिंग जो है ये भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चैप्टर 12 में से पार्ट ए जो कि डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होगा, चैप्टर 30 पार्ट बी या ये न्यूमेरिकल होगा इसी चैप्टर का या फिर एग्जाम्पल होगी। जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसके मार्क्स 3 और न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल्स का जो मार्क्स हैं वो 3 होंगे। तो टोटल इस मार्क्स के जो क्वेश्चन नंबर 5 हैं जो टोटल मार्क्स हैं इसके 8 बनेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ और आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि चैप्टर 12 में से अगर डिस्क्रिप्टिव है तो चैप्टर 13 में से न्यूमेरिकल है। ये है, यूँ भी हो सकता है कि न्यूमेरिकल चैप्टर 12 में से आ जाए और चैप्टर 13 में से डिस्क्रिप्टिव आ जाए। तो इस पे हम जो पेपर सेलेक्टर है या पेपर सेटर है ये उसकी अपनी मंशा है, उसकी अपनी मर्ज़ी है कि वो थ्योरी चैप्टर 12 से देता है या चैप्टर 13 से, न्यूमेरिकल 12 से देता है या 13 से। तो ये उसकी अपनी मर्ज़ी। अब आइए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 14 एंड 15। ये कम्बिनेशन है। 6 क्वेश्चन जो है चैप्टर 14 और 15 में से सेलेक्ट होगा माय डियर्स। चैप्टर 14 से अगर डिस्क्रिप्टिव होगा तो लाजमी बात है 15 में से न्यूमेरिकल होगा जो कि 3 मार्क्स का होगा। इसी तरीके से अगर पेपर सेटर
वो चैप्टर 15 को डिस्क्रिप्टिव के लिए सेलेक्ट करता है 5 मार्क्स के लिए, तो फिर चैप्टर 14 जो होगा वो न्यूमेरिकल होगा, चैप्टर या फिर एग्जाम्पल होगी, वो उसके मार्क्स 3 होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 के टोटल मार्क्स 8 होंगे। आइए चैप्टर अपना क्वेश्चन नंबर 7, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो है चैप्टर 16 एंड 18। चैप्टर 16 में से डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, 18 में से न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल, या फिर अगर 18 में से वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देते हैं तो फिर चैप्टर 16 में से लाजमी तौर पर वो न्यूमेरिकल या फिर थ्योरी सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से इसके भी मार्क्स जो होंगे वो 8 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है चैप्टर नंबर 17 और 19 है। फिर वही पैटर्न सेम, 17 में से डिस्क्रिप्टिव और 19 में से न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल, या अगर 19 से डिस्क्रिप्टिव होगा तो 17 में से न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल होगी, और मार्क्स फिर वही 5 और 3 टोटल 8 इसके भी होंगे। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें चैप्टर 20 और 21 है। वही पैटर्न, 20 में से अगर डिस्क्रिप्टिव पार्ट है तो बी पार्ट जो न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल का होगा वो चैप्टर अपना 21 से होगा। इसी तरीके से अगर 21 डिस्क्रिप्टिव है तो चैप्टर 20 जो होगा वो न्यूमेरिकल के लिए होगा या फिर उसमें एग्जाम्पल के लिए होगा। तो आप देख लें लास्ट में टोटल मार्क्स जो हैं MCQ 17, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर प्लस 44 प्लस थर्ड सेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर प्लस 24, तो टोटल मार्क्स आपके 85 हुए। तो 15 मार्क्स प्रैक्टिकल, इस तरीके से 85 मार्क्स का ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो चैप्टर 12 है, और सेकंड ईयर का वो क्या होगा, वो सेकंड ईयर का हमारे पास चैप्टर हम उसको फर्स्ट कह सकते हैं, वो चैप्टर फर्स्ट होगा सेकंड ईयर का। तो आइए हम ज़रा उस पे बात करते हैं। पहला टॉपिक इस चैप्टर का वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? तो इसमें सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इसमें उसकी डेफिनेशन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, चार्ज क्या हैं, कितनी काइंड्स हैं इसकी, और फिर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है। स्क्रीन पे आप इस सब कुछ देख सकते हैं। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें चार्ज के बारे में हम स्टडी करते हैं कि चार्ज क्या है, और जब ये रेस्ट में हो तो फिर ये बिहेव कैसे करता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इनके बिहेवियर्स में उस वक्त होती हैं जब ये रेस्ट में होता है। आपको पता है चार्ज जब मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी है। चार्ज, द स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन इट इज़ इन रेस्ट देन दैट ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये उसकी डेफिनेशन थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? चार्ज जब रेस्ट में होंगे तो इनके दरमियान दो किस्म की फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक स्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। ये दो किस्म की फोर्सेस इनके दरमियान मौजूद होती हैं। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है इन चार्ज के दरमियान, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। लेकिन अभी आप सिर्फ ये जहन में रख लीजिए कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस सिर्फ दो किस्म की, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव। चार्ज क्या है? क्लास 6 से आप मुसलसल पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि चार्ज, वैसे इसकी काइंड्स 2 हैं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन चार्ज बजाते खुद क्या है?
चार्ज किसी बॉडी की वो खूबी है जिसके तहत ये किसी दूसरी बॉडी को या तो अट्रैक्ट कर ले या रिपेल कर ले। चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल बाय विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल एन अदर चार्ज पार्टिकल। अब पार्टिकल चार्ज हो कैसे जाता है? एक एटम आइसोलेटेड, आई एम टॉकिंग अबाउट द आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम के दो पोर्शंस हैं। सेंट्रल पोर्शन इज कॉल्ड द न्यूक्लियस and it contains electrons and protons which are called nucleons, while the other portion, which is the very decisive, that is the outer portion of this nucleus in which electrons are revolving, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हम जब एटम की बात करते हैं तो हम एक न्यूट्रल एटम की बात करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद इक्वल होती है। आप जानते हैं कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और ये दोनों एक दूसरे के चार्जेस को न्यूट्रल करते हैं, उनके असर को ख़त्म करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एटम इन इट्स आइसोलेटेड फॉर्म is in the neutral position or neutral state। ये तो आ गया चार्ज के बारे में। यानी कि जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, प्रोटॉन तो न्यूट्रॉन शिफ्ट हो नहीं सकते, वो तो न्यूक्लियस के अंदर कैद होते हैं, बंद होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, वो हमेशा उसके अंदर मौजूद रहते हैं। असल मसला क्या है? असल मसला जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन किसी एटम से शिफ्ट भी किए जा सकते हैं या फिर एक एटम को डोनेट भी किए जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम से शिफ्ट हो जाए वो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन किसी एटम पर आके एकमोडेट होते हैं, वो एक्सेप्टर होता है एटम, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो हम चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड देयर आर आल्सो टू लॉज which governs the force of attraction or repulsion between these charges, that is electrostatic attractive force and electrostatic repulsive force when these are present। हमने पढ़ा है कि सिमिलर चार्ज, लाइक चार्ज कौन कौन से हो गए? पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। इनके दरमियान जो फोर्स होती है वो हमेशा रिपल्सिव होती है, यानी कि पॉजिटिव को रिपेल करेगा, धकेलेगा, दूर धक्का देगा, जबकि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। उनके दरमियान, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होगी, जबकि पॉजिटिव और पॉजिटिव के दरमियान या नेगेटिव और नेगेटिव के दरमियान क्या होगी? रिपल्सिव फोर्स होगी। तो ये हो गया हमारे पास काइंड ऑफ फोर्सेस, कि ये फोर्सेस कैसे गवर्न होती हैं इन चार्जेस के दरमियान। नेक्स्ट हम ज़रा देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है? कूलम्ब्स एक साइंटिस्ट था जिसने इस फोर्स को, जो अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है चार्ज के दरमियान, जो गवर्न करती है चार्ज के दरमियान, एक्ट करती है, अपना रोल प्ले करती है, तो उसने देखा कि ये फोर्स क्या चेंज भी होती है या कांस्टेंट रहती है। अगर ये चार्ज के दरमियान ये फोर्स चेंज होती है, यानी कि कम होती है या बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, तो वो कौन से लॉज हैं जिनके तहत ये फोर्स इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है? तो उसने दो फैक्ट्स को फाइंड आउट किया जब वो इन चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो पहला फैक्ट क्या था? पहला फैक्ट ये है कि उसने देखा कि जब चार्जेस की मिकदार को बढ़ा दिया जाए, कि चार्जेस की अमाउंट को बढ़ा दिया जाए, तो उनके दरमियान जो फोर्स है वो इंक्रीज़ हो जाती है। यानी कि दो पार्टिकल हैं, सपोज़ एक पे 2 कॉलम चार्ज है और दूसरे पे भी
दो कॉलम चार्ज है तो उनके दरमियान जो फोर्स होगी वो उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसी तरीके से अगर आप चार्ज को और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगा और उनके दरमियान जो फोर्स होगी वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये फोर्स क्या अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। अब दूसरा फैक्टर कौन सा है जो उसने फाइंड किया, तो उसने ये देखना चाहा कि अगर इन चार्ज को एक दूसरे से करीब या दूर लाया जाए और इनकी मैग्नीट्यूड को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो फिर क्या ये फोर्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी? क्या ये फोर्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी? जी हाँ। बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट उसको मिला कि उसने ये देखा कि दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। वेरी मच इंटरेस्टिंग कि यानी कि आप डिस्टेंस 2 मीटर उनके दरमियान बढ़ाएं तो फोर्स जो डिक्रीज़ होगी वो डिस्टेंस के स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, तो वो 4 टाइम कम हो जाएगी, वो 4 टाइम कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप उनको करीब लाते हैं तो फोर्स जो बढ़ेगी उस डिस्टेंस के स्क्वायर के लिहाज से इंक्रीज़ होगी। यानी कि अगर हम इसको मैथमेटिकली देखना चाहें तो ये स्लाइड पे हमें सामने है कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, जबकि Q1 और Q2 जो है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड R स्क्वायर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। अब व्हेन वी नो द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज़ चेंज with the sign of equality, then we have to introduce a constant. Here K is a constant and its value depends upon the medium between the charge and the units which are used to measure the charge and the distance. तो K जो है ना ये बड़ा अहम है कि फ्री स्पेस है या चार्ज के दरमियान हमने माइका रखा हुआ है या कोई मीडियम प्लेस किया हुआ है, तो ये फोर्स जो है ये उस मीडियम पे भी डिपेंड करती है कि चार्ज के दरमियान मीडियम क्या है। फ्री स्पेस है, कोई पेपर आपने रख दिया, आपने कोई हार्ड मटेरियल प्लास्टिक प्लेट रख दी, कोई ग्लास प्लेट रख दी, तो उसके लिहाज से ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, जो कि आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक ये हमने पढ़ा है। अब के की जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं कि ये हमने लिखा है कि डिपेंड्स अपॉन द चार्ज डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स एंड द मीडियम बिटवीन दैम, और इसकी वैल्यू जो है के की वैल्यू ये 9 × 10⁻⁹ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। थैंक यू। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसका रिमेनिंग पार्ट हम पढ़ेंगे और फिर इससे नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।